बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का मुआशरा पहले भी कभी बहुत हम आहंगी की तस्वीर नहीं था, लेकिन जितनी तकसीम हम अब देख रहे हैं शायद तारीख़ में ऐसे वाक़यात और ऐसे मौक़े आपको कम नज़र आते हैं। इस तकसीम में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले कुछ टूल्स हैं, जिसमें एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है, जैसे फ़ेक न्यूज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने पिछले दिनों में देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सारी फ़ेक ऑडियोज़, फ़ेक वीडियोज़ सर्कुलेट कर रही थी। फिर हमने देखा मौजूदा हुकूमत में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किस तरीके से सोशल मीडिया की बहुत ही मकबूल ऐप ट्विटर को इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रेंड्स बन रहे हैं। ये ट्रेंड्स कितने अहम हैं और जो फेक न्यूज़ का सिलसिला है वो कितनी पॉलिटिकल माइलेज देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई पहली बार झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन इन झूठ बोलने वालों को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इन झूठ को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है और जैसे इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हमारा मुआशरा मज़ीद तकसीम हो रहा है। क्या सच है, क्या सच नहीं है, ये एक इतना बड़ा सवाल बन गया है हर चीज़ के ऊपर। क्योंकि जब आप देखते हैं कि सियासी क़यादत जो आला तरीन है वो इस तरह के अकाउंट्स को रीट्वीट करती है, इस तरह की बातों को आगे फैलाती है, उनको इंडोर्स करती है या उनको टैग करते हुए कमेंट करती है, तो बाद में आप बेशक शोर मचाते रहें कि ये फ़ेक अकाउंट है, ये फ़ेक अकाउंट नहीं है। हमने देखा था कि जो साबिक सफ़ीर थे यूएस में, उनके हवाले से भी एक फ़ेक अकाउंट बना के उनकी ट्वीट्स को और जो ये साजिश का और मुदाखलत का बयानिया है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो बहुत सारे लोग ये कोशिश तो करते हैं कि फ़ेक न्यूज़ और जो हक़ाइक़ हैं उसके बीच में कहीं पे एक लाइन ड्रा की जाए, लेकिन क्या हमारी सियासी जमातें जानबूझकर इस सारे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाती हैं, इसको वो इंडोर्स करती हैं? बिलखुसूस अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें तो उनकी हुकूमत के दौरान जिस तरीके से सीनियर सहाफ़ियों को या जो क्रेडिबल जर्नलिज़म करने वाले लोग थे, जैसे उनको डिसक्रेडिट किया जाता रहा, जैसे उनको लिफाफा कहा जाता रहा, पेड जर्नलिस्ट कहा जाता रहा और फेक न्यूज़ के बार बार उनके ऊपर जो टैग्स हैं वो लगा के उनकी तस्वीरें शाये की जाती थी और जितनी नफ़रत बढ़ाई गई, अब हम देख रहे हैं कि वही नफ़रत तमाम इदारों के हवाले से फैलाई जा रही है। इस सारे मामले को रोका कैसे जा सकता है? क्या कोई तरीका है हमारे पास कि हम कहीं पे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मुनाफरत है, जितनी तकसीम है, उसको रोकें? और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस वक्त उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? हमने देखा कि एक सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे हरासा किया जा रहा है। अरशद शरीफ साहब, आज उनकी जो समाअत थी उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है एक चैनल की तरफ से इदारों के ख़िलाफ़। तो क्या जब मेन स्ट्रीम सहाफ़त पर इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे या ऐसे तासुर होंगे तो सोशल मीडिया की अहमियत तो बढ़ जाएगी। अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस सारी मुनाफरत को, इस सारी तकसीम को रोकने के लिए इक़दामात कौन करेगा? हम रेगुलेशन के ऊपर भी तकसीम हो जाते हैं, हम कहीं हद खींचने के ऊपर भी तकसीम हो जाते हैं। हमसे मुराद हमारी हुकूमतें और मीडिया की बॉडीज़। तो वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी, हमें पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद बेग साहब, जो कि ख़ुद सहाफ़त से मुंसलिक रहे और आप मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के डायरेक्टर हैं, बानी हैं। बहुत शुक्रिया असद, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं रमशा जहांगीर साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया और जो पाकिस्तान में ये सारा इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर रमशा ने बहुत इन्वेस्टिगेटिव काम किया है। तो थैंक यू तीनों मेहमानों का। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगी। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल गई। जो अहमियत है उसमें आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको जैसे इस्तेमाल कर रही हैं उससे कोई फ़ायदा हो रहा है? और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद की जाती है कि वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोपेगेंडे को, अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है और तहरीक-ए-इंसाफ भी पाकिस्तान में फेक न्यूज़ की और स्कैंडलस और हेट स्पीच की सबसे बड़ी सोर्स है। अब इस पार्टी को रोकेंगे तो सोशल मीडिया का तकरीबन 80% ठीक हो जाएगा। बाकी पार्टियों के छोटे फोरम्स हैं, वो भी इससे
अगर ये रुक जाए, लेकिन ये अपनी ये पार्टी खुद ही कोई एथिक्स को फॉलो करने लगे जो कि इसके इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि इसका ओवरऑल कैरेक्टर ये बन गया है, एक बेहुदा कल्चर जो उन्होंने बना दिया है सोसाइटी में, वही उन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया है। और इसमें निचले लेवल के लोग नहीं हैं, ये सदर मुमलिकत से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर असद उमर और फवाद चौधरी तक, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। और ये जो मीटिंगें होती थी इनकी स्पोक्स पर्सन्स की, तर्जुमानों का इजलास ज़्यादा होते थे बाकी इजलासों से पहले से, तो लिहाजा उसमें बाकायदा स्ट्रेटजी तय होती थी और वो लोगों की तारीफ होती थी जो ज़्यादा मुगलजात बकते थे या झूठ बोलते थे या ट्विस्ट करते थे। आप कह रहे हैं कि अगर इनको रोका जाए, कैसे रोका जाए? आज हम राना सनाउल्लाह की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी अगर हम कुछ करेंगे तो वो सियासी इंतकाम होगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हम सियासी इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। खान साहब पहले ही अपना विक्टिम कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर FIA इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, अगर कोई देखिए, सोशल मीडिया को आपकी स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकती। ज्यादा कुछ ये साइट्स बंद कर देंगे जहां से हेट स्पीच होती है या फेक न्यूज आती है, करते भी हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन मैं किसी तरह की बंदिशों और पाबंदियों के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो जब भी किसी अच्छे उन्वान से लाई गई हैं तो वो मीडिया की आज़ादी के लिए के खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो लिहाजा फेक न्यूज़ का जवाब यह है कि ज़्यादा सही खबर आए और ज़्यादा हकायक पर मबनी खबरें आए। और फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए या बोगस बयानियाँ जो है या नैरेटिव्स, उनका मुकाबला करने की ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव और ट्रूथफुल जो नैरेटिव्स हैं वो सामने आए। सही, यही हल है और कोई हल नहीं। ठीक है रमशा, जो ट्रेंड्स हैं ट्विटर के वो कितने मीनिंगफुल हैं और उनके ऊपर आपने भी एक इन्वेस्टिगेटिव पीस किया था, हमारी हुकूमत ने भी उनको खंगाला है कि कैसे बनते हैं, तो कितनी आपको लगता है कि उनकी अहमियत है पाकिस्तान में सियासी बयानिए में? सबसे पहले तो जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर बात की जाए कि जब 2013 से शुरू PTI ने किए थे ट्विटर ट्रेंड्स का जो हमारा ट्रेंड है, फिर 2018 के इलेक्शंस में भी ये काफ़ी यूज़ हुए, जो हर पार्टी ने इंक्लूडिंग PMLN ने भी इस पर काफ़ी काम किया, PPP ने भी किया, TLP तक जैसी पार्टीज ट्विटर ट्रेंड्स का यूज़ करती रही अपना मैसेज आगे बढ़ाने के लिए। तो ये अब सिर्फ PTI नहीं रही है, लेकिन बिल्कुल PTI ने ये शुरू किया। लेकिन क्योंकि अब इतनी सारी पार्टीज ने इसको पकड़ लिया है कि किस तरीके से ट्विटर ट्रेंड्स चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सब्जेक्ट आपका ट्विटर ट्रेंड कर रहा है इसका मतलब है कि सारा पाकिस्तान इस पर बात कर रहा है। ये अपनी ही पार्टी के सपोर्टर्स इन ट्रेंड्स को चलाते हैं, वही इन सारी ट्वीट्स को शेयर करते हैं, आगे से मैसेजिंग रीट्वीट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक टॉप ट्रेंड है तो ज़रूरी है कि ये एक बात सच है और जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल पूरी आवाम इस तरह से सोचती है। और जो आखिरी बात ये कि ट्विटर ट्रेंड्स को चलाना मुश्किल बात नहीं रही। अब 4-5 बड़े अकाउंट्स मिलकर भी एक टॉप ट्रेंड चला सकते हैं। तो क्योंकि अब ये इतना आसान हो गया और इतनी मामूली और अब आम बात हो चुकी है, तो इसकी अहमियत कम से कम हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है इन ट्रेंड्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जैसे की गई और बोला गया, क्योंकि अभी हाल ही में एंटी स्टेट ट्रेंड्स भी काफ़ी चलाए गए और हरासमेंट आपने जैसे शुरू में कहा कि औरतों की हुई है, सहाफ़ियों की हुई है, पॉलिटिशियंस की हुई है। तो जाहिर सी बात है इसका सोल्यूशन निकालना ज़रूर बनता है। इसकी अहमियत यहाँ तक है कि गाली गलौज और जो हरासा हो रहा है सहाफ़ियों का, पॉलिटिशियंस का, ख़वातीन का, आपस में पॉलिटिशियंस का, इसको रोका जाए। सही। असद, इतने फ्लुएंटली और इतने फ्रीक्वेंटली झूठ बोले जाते हैं, इतने तसलसल के साथ के शायद जो झूठ बोलने वाले उनको भी वो सच लगते हैं, तो सुनने वाला जो आम आदमी है वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है? आप लोगों ने ये जो असद मजीद साहब के अकाउंट के हवाले से चल रहा था, उनका एक फ़ेक अकाउंट, आप लोगों ने उसको हाईलाइट किया था कि ये फ़ेक है और ओरिजिनल अकाउंट ये है। ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन जो साबिक मुआवन खुसूसी हैं साबिक वज़ीर आज़म के, वो भी उस अकाउंट को टैग करके कह रहे थे देखें असद मजीद ने क्या कहा। तो जब इतने आला ओहदों से लोग इंडोर्स कर देते हैं तो आम आदमी का क्या कसूर है कि वो उसको सच ना समझे?
देखिए तंजीला, 2-3 चीज़ें हैं। बड़ा मुश्किल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे 30 सेकंड दीजिएगा इसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है। नंबर एक तो पहली बात मैं शुरू ही यहाँ से करूँ कि एडल्ट लर्निंग जो है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चारा नहीं है, मेन स्ट्रीम इसको करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम कहते हैं ना फेक न्यूज़, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, तो लोगों के जहन में आता है कि शायद फेक न्यूज़ वो सहाफ़ी बनाते हैं जो कि अपनी तरफ से या बनाते हैं, ख़बरें करते हैं या झूठी खबरें होती हैं एंड सो ऑन। सो जो टर्म है मिस इन्फॉर्मेशन, उसका ताल्लुक सिर्फ सहाफ़ियों से नहीं है, वो बेसिकली किसी भी किस्म की गलत या खुराफात या झूठी खबर है। अच्छा, अब झूठी खबरें भी कई किस्मों की होती हैं, एक वो जो आप मजाक में फैला दें और एक वो जो किसी को नुकसान दे सके। आपने भी रेगुलेशन की बात की, आपने कहा कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फिर इम्तियाज़ साहब ने कहा कि वो रेगुलेशन के खिलाफ है। आई कम्प्लीटली एग्री, हमारा भी यही स्टैंड है। तो लेकिन अब मसला ये है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा डिजिटल मीडियम जो है वो अंडर रेगुलेटेड भी है। उसकी वजह ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ट्रुथ कमीशन बन जाए ऐसा जो कि देखता रहे कि कौन सी खबर सच्ची है कौन सी झूठी है, लेकिन स्टेट के साथ मेरा एज ए सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट भी है। उसका मतलब ये है कि स्टेट ने मुझे प्रोटेक्शन देनी है। तो अगर आप इंटरनेट पर किसी के बारे में झूठी खबर फैलाएं और उस पर इल्ज़ाम भी लगाएं, मसलन कि आप ये कह दें कि किसी को झूठी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दें, या किसी को आप ये कहें कि वो गद्दार है, या आप किसी को ऐसी को टर्म करें जिससे उसको फिजिकल वर्ल्ड में डैमेज हो जाता है, तो ये फ्री स्पीच नहीं है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, पूरी दुनिया में क्राइम है। तो माय पॉइंट इज कि अगर आप उसको रेगुलेट ना भी करें तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि एफआईए को इस बात से रोकती है कि जो लोग इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं उनको रोका जाए या उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। अगेन, मैं ये नहीं कहता कि उनको डेफेमेशन करें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में, आपको ज़्यादा बेहतर पता है तंजीना, सिविल डेफेमेशन भी है। सो आप उसको भी इन्वोक किया जा सकता है। द पॉइंट इज कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ट्रूथ कमीशन टाइप की कोई चीज़ बनाएं पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन या इंसाइटमेंट टू वायलेंस को रोकने के लिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अभी क्या हो रहा है इस पर। अच्छा, अब वो जो इंटरनेट के यूजर्स हैं, ज़ाहिर है वो कैसे जाएंगे जब आपके जस्टिस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इतनी क्वेश्चनेबल हो, ये भी एक सवाल है। फिर हमने ये जो सुसाइड बॉम्बर थी खातून, जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो हमें कहाँ इस माशरे की तरबियत करनी है। ये पॉइंट्स हैं 2 जिनके ऊपर मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे जी, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ साहब, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की इस वक्त जिम्मेदारी है, हमने ये जितना अदम एतमाद के बाद जो सारा सिनेरियो था और अब पंजाब हुकूमत जिस तरीके से रुका हुआ सब मामला, तो हमें मीडिया भी इंतहाओं में कहीं तकसीम होता हुआ नज़र आया है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है उसूली मौक़िफ़ हैं और उसमें आपका कोई 19-20 का फ़र्क हो नहीं सकता, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। लेकिन हमने वहाँ पर भी नैरेटिव्स ऐसे बना दिए हैं, एक ख़ास तरह का नैरेटिव कुछ लोगों को सूट करता है, दूसरा कुछ लोगों को सूट करता है। आपको लगता है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की या जो असल क्रेडिबल जर्नलिज्म होती है उसकी कुछ कमी हो गई है, मेयार गिर गया है, क्या हुआ है? देखिए, कॉर्पोरेट मीडिया की अपनी लिमिटेशन है और उसका रोल, खासतौर प्रिंट का और टेलीविज़न का रोल अब ख़त्म हो रहा है। ज़्यादातर अब लोग सोशल मीडिया पे हैं और ये मिनी स्क्रीन पे आ गए हैं, यानी टेलीफोन, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे। और अब सिटीजन जर्नलिज्म का ज़माना है और जिसमें मैसिव फेक न्यूज़ भी है। उसका इलाज सिर्फ 2-3 है। एक ये कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि रियासत जो है इत्तलात तक जो तमाम रुकावटें हैं वो दूर कर दे और लोगों को और शहरियों को, आम शहरी को इत्तलात तक रसाई हो। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी ये राइट मौजूद है कि लोगों को जानने का हक। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि जो फेक न्यूज़ है, जो हैरेसमेंट है और जो दूसरी बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, उसके रोकने का बंदोबस्त होना चाहिए। चौथी बात यह है कि जितना आप मीडिया को आज़ाद करेंगे उतना ही फेक न्यूज़ काउंटर होगी और जितना एक्सेसिव इंफॉर्मेशन देंगे उतनी ही फेक न्यूज़ काउंटर होगी। और ये कि आखिरी बात ये कहूँगा कि डेफेमेशन का लॉ आप सख्त कर दें और उसकी एक टाइम लिमिट लगा दें। कि मिसाल के तौर पर कि जी
6 मंथ में डेफेमेशन का केस का फैसला हो जाए। डेफेमेशन के लॉ को बहुत रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैंने वो लाल टोपी वाले के खिलाफ केस किया हुआ है पिछले 15 साल से, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो इस तरह तो कोई भी आदमी कोई इल्ज़ाम लगा कर भी कैन गेट अवे विद दैट, और यही हो रहा है। अब फिर जो मसला सिर्फ मीडिया का नहीं है, आपका पूरा पॉलिटिकल कल्चर पोल्यूट हो गया है, आपकी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पोल्यूटेड है, और वहाँ पे बड़ा एक जिस तरह की आइडियोलॉजी बनाई गई है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, हमारे यहाँ फ्री माइंड, क्रिएटिव माइंड, क्रिटिकल माइंड नहीं पैदा हो रहा है। फिर ये जो हमारे यहाँ मजहबी इंतहापसंदी आई है, उसने भी बहुत रिजिडिटी पैदा कर दी है, और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, फ्री डिबेट का कल्चर नहीं है। हम फौरन पर्सनलाइज हो जाते हैं, और हम फौरन एब्यूसिव हो जाते हैं, टेम्पर्स लूज कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही, और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और डेमोक्रेटिक कल्चर फरोग नहीं पाया। हम फकत मीडिया को ठीक करके इस सारी सूरत हाल को ठीक नहीं कर सकते। सही है, ओवरऑल एक तरबियत की जी। आप कह रहे हैं कि पूरे निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है। असद, आप एक बात कर रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है, गलत मालूमात, और उसका मंबा ज़ाहिर है सिर्फ सहाफ़त नहीं है। अब हर एक के पास एक मोबाइल फ़ोन है। क्या पूरी दुनिया में यही ट्रेंड्स हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, और दुनिया का कल्चर भी आपने देखा है कि आप फ़ोन निकालें कहीं पे वो जो श्रीलंकन के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हो रहा था, मॉब एक बंदे को मार रहा था, लोग वीडियोस बना रहे हैं। क्या दुनिया में ऐसे ही हैं मुआशरे? बर्बरियत को ऐसे ही ग्लोरीफाई किया जाता है, या कोई नॉर्म्स हैं वहाँ पे, और हमें वो नॉर्म्स कैसे अपनानी चाहिए? कौन लीड ले सकता है इसमें? देखिए तंजीला, एक तो मुझे लगता है कि ये जो मसला है ना हमारा इनसेंसिटिविटी वाला, ये शायद सोशल मीडिया का ताल्लुक इससे है नहीं, कम है, और ये हमारे अंदर का सोसाइटी का प्रॉब्लम है, जो कि मुझे लगता है एज अ रिफ्लेक्शन हमें सोशल मीडिया पे और बाकी मीडियम्स पे नज़र आता है। तो ये जो इंटॉलरेंस है, जो हेट है, और ये जो बाकी चीज़ें हैं, आई थिंक इनको हमें सोसाइटी से ख़त्म करने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया से नहीं। वो इट्स ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन, जब सोसाइटी से ख़त्म होगी तो वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना हमें ये जो डिजिटल स्पेस अब आई है ऑफ इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना फास्ट पेस है सोशल मीडिया तंजीला कि अब मुझे लगता है कि वो हमारा जो पहले वाला बिलीफ था ना थोड़ा कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें, वो अब कारामद कम है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ एक तो जो हमने रिसर्च पे पूरी दुनिया में देखा है कि झूठी खबरें, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन तेज़ी से फैलती हैं और ज़्यादा फैलती हैं बनिस्बत सच्ची खबरों के। हमने देखा भी है कि हम फैक्ट चेक कर भी लें तो रमशा आपको बताएंगी कि उसकी रीच शायद उतनी नहीं हो पाती जितनी मिस इन्फॉर्मेशन की होती है। ट्विटर से निकल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फिर टिकटॉक पे और बाकी जगहों पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब यहाँ पे हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन का। उसका मतलब ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें ये एक नई स्ट्रैटेजी की जानिब जो है ना बढ़ना पड़ेगा। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ्री एक्सप्रेशन ऑब्वियसली गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उससे आगे जाके हमें अब प्रोटेक्शंस की भी बात करनी है कुछ थोड़ी सी। अब वो एक आपने पॉइंट आउट किया, डेफिनेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लॉ रिफॉर्म चाहिए, वो अगेन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम एक मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल में एक किसी ना किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। सही। रमशा, हमने माजी में भी देखा था बहुत सारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके अकाउंट से बहुत सारी जो फॉल्स या मिस इन्फॉर्मेशन थी वो रीट्वीट होती है, इंडोर्स हो रही होती है। आपको लगता है कि असद कह रहे हैं कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, वो ज़्यादा जल्दी फैलती है, उसके फैलने में कहीं ना कहीं आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे होते हैं क्योंकि आपके नैरेटिव को वो सूट कर रही होती है, तो आप एक तरह से मिसलीड करते हैं मैसेज को। बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी जो है आपकी सोशल मीडिया टीम्स की, इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज और जिस तरह आपने कहा लीडर्स खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ट्वीट कर रहे हैं, वो आगे से फैलती है, ज़ाहिर है क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, फिर उनके सपोर्टर्स शेयर करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, और जो भी अभी हमने बहुत ज़्यादा देखा है इस किस्म के ट्रेंड्स जो चले हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है क्योंकि उनकी ओनरशिप कोई नहीं है। जब ट्रेंड्स चलते हैं, टॉप ट्रेंड्स पर आते हैं, सब बोलते हैं कि हमारी देखें कितनी रीच है और हमारी कितनी बड़ी सोशल मीडिया टीम है, लेकिन जब वही अकाउंट्स हरासा करते हैं, डेफेमेशन करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इस गलत मालूमात फैलाते हैं, तो फिर उनकी कोई ओनरशिप नहीं लेना चाहता। तो मेरे ख्याल से एक ये भी
चीज़ सोचनी चाहिए, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज को, कि अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, जो कि बेशक करना है क्योंकि आप डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो आपके अंदर क्या रेगुलेशन है, आपने कोई रूल्स बनाए हैं इसके ऊपर, आपने कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, आपके सपोर्टर्स या आपके पार्टी का नाम कोई सोशल मीडिया पे यूज़ करता है, उनकी बायोस पे लिखा हुआ है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स पे है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उनके ऊपर आप कोई एक्शन लेंगे या नहीं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है सोचने के लिए। तीसरी बात जो आपने कहा, जब पॉलिटिकल लीडर्स खुद ही अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वेस्टेड इंटरेस्ट तो आ जाते हैं। इसका एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ मीडिया लिटरेसी की असद निबात की बहुत कमी है। जर्नलिस्ट बिरादरी पे तो ये बात आ जाती है कि अच्छा मीडिया लिटरेसी उनका काम है कि वो वेरीफाई करें इंफॉर्मेशन, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी मीडिया लिटरेसी पे बात होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है बहुत दफ़ा व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन आती है, वो इनके ट्विटर पे आ जाती है, फिर वो वायरल हो जाती है और फिर मीडिया उसको कवर कर लेता है, लेकिन एंड में फिर मीडिया क्रिटिसाइज होता है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई। तो मीडिया लिटरेसी भी सब पर अप्लाई करनी चाहिए और टॉप से आनी चाहिए। सही। अच्छा, एक ब्रेक इस पॉइंट पे लेते हैं जी। एक और बात हम कर रहे हैं कि कैसे आप वैलिडेट करते हैं उस नैरेटिव को जो बोगस होता है, बोगस बयानियाँ कैसे आगे बढ़ता है। और आजकल ऐसी ही एक तकसीम में पाकिस्तान है, जो कुछ आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया और फ़ोन की स्क्रीन से लोगों के जहनों में भरा कि आप इन लोगों के साथ ये सलूक कर सकते हैं, आप इनको सोशल बॉयकॉट कर सकते हैं, आप इनको पब्लिक में हरासा कर सकते हैं, उसके नताइज आना शुरू हो गए। कुछ उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। इम्तियाज़ साहब, इंसाइटमेंट टू वायलेंस ज़ाहिर है हमारे जो पहले से कवानीन मौजूद हैं उसमें इसके हवाले से बड़ी वाज़े कानून साजी हुई है, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमने अभी इन दिनों में देखा कि इमरान खान साहब जितनी भी तकारीर कर रहे थे उसमें वो पब्लिक को ये कह रहे थे कि ये जो मुनर्रफ अराकीन हैं या जिन लोगों ने मेरे साथ इत्तेहाद तोड़ा या जिनकी वजह से मेरी हुकूमत बरतरफ हुई है, इन लोगों के साथ आप ये काम कर सकते हैं। अब वो होना शुरू हो गया, मतलब मदीना मुनव्वरा तक आपने उसके तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया और वहाँ पर भी गाली गलोच की गई मरियम औरंगज़ेब पे और शाहजैन बुगटी पे। तो ये मामला कहाँ रुकेगा? फिर कासिम सूरी पे एक हमला हुआ है, तो आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब को कौन रोकेगा? क्योंकि पीटीआई के लोगों को तो रोकने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि वो लीडर हैं और हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो अपने कारकुनों को मना करेंगे कि वो तशद्दुद की तरफ ना जाएं, लेकिन उनको खुद कौन रोक सकता है? देखिए, मुझे इसका कोई हल फौरी तौर पे नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि राय आम्मा इन पार्टीज़ के ख़िलाफ़, ऐसे बयानियों के ख़िलाफ़ हो जाए और सिविल सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स आए जो मॉनिटर करें और फैक्ट चेक भी करें और सामने लेकर आए हक़ाइक़। देखिए, बड़े मैसिव स्केल पे हो रहा है। अब जिस बयानिया के स्पोक्समैन खुद इमरान खान है और वो इतना फाशिस्ट है और इतना फेक है और इतना एरोनियस और मिसगाइडिंग है और मिसलीडिंग है, उसके होते हुए फिर आप कैसे, जब तक उसके मुकाबले में पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस उस बयानी को काउंटर ना करें, वो मैं और आप नहीं कर सकते, छोटे मोटे टेलीविजन शोज नहीं कर सकते। वो तमाम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उन्हें कोई एक डेमोक्रेटिक बयानिया बनाना चाहिए, जो नहीं बन पा रहा उनसे। क्यों नहीं बन पा रहा? हमने कुछ लोगों से पूछा कि एक तरफा बयानिया चले जा रहे हैं, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी हम काम पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, हमारा काम बोलेगा। आपको लगता है जिस तरह का माहौल है सियासी उसमें काम ज्यादा बोलेगा और ये बयानिया पीछे रह जाएगा? ये एक बिल्कुल बोगस जवाब है, इसलिए कि इनके पास ये हल नहीं है कि मैंने खेतों की पैदावार बढ़ा दी है। जो कम्युनिकेशन है और बयानिया है और डायलॉग है और डिबेट है और नैरेटिव्स हैं, उनकी जो लड़ाई है, इसे कहते हैं बैटल ऑफ आइडियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हौज पौज कोलिशन है, इसकी अपनी क्या आइडियोलॉजी और डायरेक्शन है, इसकी क्या पॉलिटिकल डायरेक्शन है, इनके मेजर प्रिंसिपल पोजीशंस क्या हैं और उस पर इनकी अभी इनकी अपनी हुकूमत के बारे में
इनका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम क्या है, ये कितने अरसे तक हुकूमत में रहना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स और मीडिया राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स, वुमेन राइट्स पे ये क्या कहते हैं। ये जो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा, अब आप देखिए इस मुल्क का क्या अलमिया है। इमरान खान कह रहा है मुझे इम्पीरियलिज्म ने निकाल दिया है, और इमरान खान मुसलसल इम्पीरियलिज्म के जो मेन इदारा है IMF और वर्ल्ड बैंक, उसकी डिक्टेट्स पे चलते रहे। फरवरी में $2 अरब भी ले चुके हैं। वो भी वहाँ पे सऊदी अरब जाते थे डॉलर्स लेने के लिए, ये नई हुकूमत भी चली गई। इमरान खान ने जो कशकौल को बहुत बढ़ा दिया था, इस कशकौल को अब ये पूरी कोलिशन गई है सऊदी अरब और वसी कर। तो लिहाजा जो मैं कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है या पैराडाइम है, वो भी इन सब पार्टी का एक सा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि होगा कि जी बयानिए की जंग बयानिए के तौर पे ही लड़ी जाती है। रमशा, आपने क्योंकि सियासी जमातों के सोशल मीडिया नैरेटिव्स के ऊपर काफ़ी तहकीक की है, आपको लगता है कि ये सिर्फ रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो ट्रोल्स की फौजें हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं किसी की तरबियत के लिए, या जो वो एक उनका डीप रूटेड एजेंडाज हैं उनको परस्यू करने के लिए भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड हैं? संजीदा इस्तेमाल इसका क्या हो सकता है? कोई ऐसी बहस भी है किसी सियासी जमात में? जी बिल्कुल है। अब आप देखें कि क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जो यंग जनरेशन है, बल्कि हमारे माँ बाप भी अब वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है, और इसकी वजह से PTI की जो सक्सेस है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा उसको समझा, उसको बिल्ड किया, अपनी गवर्नमेंट में बाकायदा उसका डिपार्टमेंट बनाया, इसीलिए बनाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा सकें और मीडिया में डिस्ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। अब वो वक्त आ चुका है कि इतना बोल के कि मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है, मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, मीडिया पर तो ट्रस्ट ही लोगों का ख़त्म हो गया है, मीडिया को तो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो स्टेट नैरेटिव जो है वो इतना ज़्यादा एम्प्लीफाई किया गया है कि अब लोग वही देखना चाहते हैं, और बाकायदा ये होता है कि मीडिया का काम होता है क्वेश्चन करना स्टेट नैरेटिव को, बल्कि लोग मीडिया को क्वेश्चन कर रहे हैं और स्टेट नैरेटिव को नहीं कर रहे। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और इसकी इम्प्लीकेशंस अब ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अभी आपने देखा कि इमरान खान साहब की ट्विटर स्पेस हुई थी, कहने को तो वो एक, हम हमेशा से बोलते हैं सोशल मीडिया पार्टी, एक ट्विटर स्पेस से क्या हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तब तक उसका पार्टिसिपेंट्स थे, वो सिर्फ सपोर्टर्स नहीं थे बल्कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी वो देखा गया, व्हाट्सएप पे उसकी क्लिप्स शेयर की गई, तो पहुंचता तो वो सब जगह है। तो ये सोचने की बहुत ज़रूरत है, और सोशल मीडिया का रोल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सही। अच्छा, आप कह रही हैं कि नैरेटिव में जी इम्तियाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। एक बात करना चाहता हूँ कि ये कोई PTI वगैरह के बुढ़े लीडरों का कमाल नहीं है। इमरान खान भी एक बुढ़ा लीडर है। ये जनरेशनल फर्क है। ये मिलेनियम जनरेशन के साथ चली गई और अब तो Z जनरेशन आ गई है, पोस्ट मिलेनियम जनरेशन आ गई है। ये उनका जमाना है, उनकी टेक्निक है, उनके प्लेटफॉर्म है। सही। वो चले गए तहरीक इंसाफ में, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का डंका बच गया। अब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, ये जरदारी साहब के साथ कौन जाएगा मिलेनियम जनरेशन से? सही। ये जो एक जनरेशनल गैप है, ये पार्टीज अगर उसे ब्रिज नहीं करती, यंगस्टर्स को आगे लेकर नहीं आती और ट्रैक नहीं करती, तो ये काउंटर नहीं कर सकेगी तहरीक इंसाफ की रबिश को। सही। अच्छा असद, कैसे बयानिए की जंग जो है वो लड़ी जा रही है? ज़ाहिर है PTI तो हमें अपेरेंटली बहुत कामयाब नज़र आती है, बाकी जमातें कहाँ खड़ी हैं? तंजीला, मुझे लगता है कि ये इफ़ आई मे अगेन इन 30 सेकंड्स, मुझे लगता है कि ये मसला जितना नज़र आता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली, मैं आई डोंट वांट टू बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज़, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि वार्निंग सिग्नल है हमारे लिए। जितनी पोलराइजेशन बढ़ गई है और हमारे जितने फॉल्ट लाइन्स हैं, जितने आसानी से उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल बिल्कुल उलट है। और वो ये है कि ये जो बयानिए की जंग की हम बात कर रहे हैं, इसकी हमें कतई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें ज़रूरत है ऐसी लोगों की, दोनों पार्टीज़ या जितने भी पार्टीज़ हैं उनमें से, जो कि किसी तरीके से कॉमन ग्राउंड सर्च करने की कोशिश करें सारी पार्टीज़ के दरमियान। देखें, ये बड़ा पेट फॉर्मूला है। जब आप किसी को फैक्ट चेक करते हैं या जब आप किसी को ये कहते हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स ये होता है कि वो उसको डिफेंड करता है। इन दैट प्रोसेस वो अपना नैरेटिव को फर्दर इन्फोर्स करता है। और आप ये देखें कि हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स की या इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं।
सो हम जितना इसको पोलराइज करेंगे, जितना हम ये बयानी है कि जंग या दोनों तरफ से उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस में जाएंगे, उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, उतना ये जो आपका फॉल्ट लाइन है डीपन होगा। हमें ज़रूरत यह है कि कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए कि तमाम पार्टी से, आई एम श्योर कि सेन लोग हैं ऐसे तमाम पार्टीज़ में मौजूद जो कि ये काम कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें ऐसी चीज़ों को जो कि वायलेंस की तरफ जा रही हैं। फैक्ट चेकिंग ऑब्वियसली हो, फ्री एक्सप्रेशन हो, लेकिन इस वक्त हमें, मुझे लगता है कि ज़रूरत है इसको हील करने की बजाय इसके कि हम मजीद एक कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जाएं। लेकिन जहाँ पे कोई लॉजिकल सवाल होता है असद, उसको तो आप कह देते हैं कि आप किसी एजेंडा के ऊपर हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। मतलब मुखालफत की बात नहीं, अब दुश्मनी की बात है। ये क्या नया एक ट्रेंड है या ये भी पाकिस्तान में पहले होता रहा? नहीं तंजीला, देखें ये आ कहाँ से रहा है ये चीज़, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी या समझने की कोशिश करें ना हम सब, तो ये आ बेसिकली वहाँ से रहा है कि फ्रॉम द फैक्ट कि हमने जो सुन लिया है उस पर यकीन करना है, और ये हमारे शुरू से इनकलकेट किया हुआ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से उठा के देख लें बाकी। सो हमारे लीडर ने जो कह दिया वो हमारे लिए सहीफा हो गया, हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें कोई मौजूद नहीं है। ये सारा एलिमेंट, ये जो सारा डैमेजिंग जो आप बात कर रही हैं कि क्योंकि फ़लाँ लीडर ने कह दिया तो हमने यकीन कर लिया, ये सारी बात वहीं से आ रही है। सो अल्टीमेटली देखें, कोई ना कोई सोसाइटल चेंज तो आना पड़ेगा, चेंज मैसिव या बड़ी को मीनिंगफुल चेंज के लिए, और वो यहीं से ही आएगा कि आप सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड करें, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएं कि भैया जो आपको बता दिया गया उसको ऐसे ना यकीन करें, उस पर कुछ थोड़ा सा खुद भी पढ़ लें, देख लें एंड सो ऑन, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। देखें जितने ज़ॉम्बीज़ हम बना चुके हैं ना, अनफॉर्चुनेटली ये जो सारा पॉलिटिकल ड्रामा है ये उस चीज़ को वेपनाइज कर रहा है, उसको हमें अंडू करने की जरूरत है। ऑब्वियसली ये कहना बहुत आसान है और ये इतना कोई आसान काम नहीं है वैसे, लेकिन अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम है, जितना हम कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जाएंगे, बयानी की जंग करेंगे, उतनी ही जंग होगी असल में दोबारा। रमशा, लास्ट कमेंट आपसे, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल असद ने जो बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने जो बात पहले कही अकाउंटेबिलिटी की, सोशल मीडिया टीम्स की अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। अब वो टाइम नहीं रहा कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ये बोल के कि ये हमारे अकाउंट्स नहीं, ये सपोर्टर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, बोलकर इस बात से बच जाएं, बल्कि अब जो हाल हो गया है, आपने डेफेमेशन की बात की, बहुत आसान है अकाउंट ढूंढना ट्रेंड के पीछे, और वो हर बात अगर वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स चला सकते हैं तो वो ये भी देख सकते हैं कि इन ट्रेंड्स के पीछे कौन है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी करने की, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया की जो इम्प्लिकेशंस हैं, ये गाली गलोच और ये सब कुछ एम्पलीफाई हो रहा है। अब आपने देखा कि ये बात इंटरनेशनली पहुंच चुकी है। हाँ, हमने देख ये किस तरह पहुंची है, तो इसके इम्प्लिकेशंस को भी आगे से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच रमशा जहांगीर साहिबा, इम्तियाज़ आलम साहब और असद बेग साहब। गुफ्तगू आपने सुनी जी। सोशल मीडिया ज़ाहिर है रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज में जिस तरह की सियासत इस वक्त हो रही है वो हमारे मुआशरे को मज़ीद तकसीम की तरफ लेके जा रही है। सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, लेकिन ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं बननी चाहिए, लोगों पर हमले नहीं होने चाहिए, ख़वातीन को हरासा नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था, किसी मुकाम का तकद्दुस होता है, किसी जगह का तकद्दुस होता है, किसी हस्ती का तकद्दुस होता है। ऐसी क्या सियासी मुखालफत, ऐसी क्या दुश्मनी कि आपको कुछ भी नहीं याद और सिर्फ याद है ये कि आपने गाली देनी है, आपने इल्ज़ाम लगाना है। और सोशल मीडिया जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई लाइन खींचनी पड़ेगी। बदकिस्मती से जिन लोगों ने इस जिन को बनाया था और बड़ा किया था, अब वो ख़ुद भी इसका शिकार हो रहे हैं। कोई इदारा महफूज नहीं है, कोई शख्स महफूज नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन का सोर्स था, इससे मालूमात बढ़नी थी, लोगों की तरबियत होनी थी। इसको एक हथियार बना दिया गया है और ये मिसगाइडेड हथियार है। ये किसी की तरफ भी किसी वक्त भी कुछ भी फायर कर सकता है। आज के लिए इतना ही जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।